नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेट के बारे में। एक नया नोटिफिकेशन आया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसे जेट 2024 के नाम से जाना जा रहा है। तो आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ये जो जेट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और ये एग्ज़ाम कब होगा, और इससे संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, यह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा जारी किया गया है, जो कि झारखंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। ओके, ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले ही, ये फरवरी में ही जारी किया जा चुका था। तो ये जो जेट है, आखिर ये है क्या? तो सबसे पहले, जैसे सेंट्रल लेवल पे एक नेट होता है नेशनल लेवल पे, उसी तरह स्टेट लेवल पर जेट है झारखंड में। हर स्टेट का अलग अलग अपना एक स्टेट का ये एग्ज़ाम होता है। इसमें मुख्य रूप से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है, या फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पीएचडी के लिए एडमिशन के जो क्राइटेरिया होता है, तो ये जेट पास करने के बाद आप झारखंड में किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इसके लिए जेट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये जेट काफ़ी समय बाद आज फिर से 2024 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, और कई सारे जो विद्यार्थी हैं या कई सारे लोग हैं जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, पीएचडी करने के लिए नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए ये जेट का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो जेट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसे एक साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाना है। अब ये जो जेट है, ये सीबीटी मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, और इसमें ये भी कहा गया है कि ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेंटर पे। और जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, जो टाइमिंग है, जो सेंटर है, ये जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ एक चीज़ लिखा गया है, दिस टेस्ट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस सिचुएटेड इन झारखंड। जो झारखंड में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ है, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जेट वैलिड होता है। द वैलिडिटी ऑफ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ फॉर एवर। ये जो जेट का एग्ज़ाम है, जो भी क्वालिफाई करेंगे वो पूरा जीवन पर्यंत वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहेगा। द टेस्ट विल बी ऑल्सो डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन पीएचडी। अब ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि पीएचडी में एडमिशन के लिए भी ये वैलिड होगा। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एडमिशन इन पीएचडी विल बी फॉर एवर। और आप जेट अगर पास कर लेते हैं तो आप कभी भी पीएचडी में इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ओके, जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 2 पेपर होगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे नेट का पेपर होता है पेपर 1 और पेपर 2, उसी तरीके से जेट का भी जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पेपर में होगा। तो इसमें जो पेपर 1 होगा ये 100 मार्क्स का होगा, और ये 100 मार्क्स में आपको 50 क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का। ओके, उसी तरह जो पेपर 2 होगा ये 200 मार्क्स का होगा, जैसे कि नेट में होता है, और ये 100 क्वेश्चंस का होगा। 1 क्वेश्चंस 2 मार्क्स।
ठीक है। और ये टोटल जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन वो टोटल 180 मिनट्स, दैट मीन्स 3 आवर्स। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है, जैसे नेट का एग्ज़ाम होता है उसी बेस्ड पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जेट। अब अगर फ़ी की बात करें तो फ़ी का भी जो डिसाइड होना है वो नहीं हुआ है। तो जो इसका स्टीयरिंग कमेटी है जेपीएससी का, वो डिसाइड करेगी कि इसके लिए क्या फ़ी होना चाहिए। तो जब वो डिसाइड होगा तो जब एप्लीकेशन शुरू होगा तब इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब अगर हम सिलेबस की बात करें जेट की, तो अभी जैसा कि हम बताएं जो पैटर्न है वो नेट के अकॉर्डिंग है, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर नेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट और यूजीसी नेट CSIR UGC नेट। यानी जो जेट है ये इसका जो सब्जेक्ट है वो यूजीसी नेट के सब्जेक्ट पर बेस्ड है। यानी जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम यूजीसी नेट में होता है उतना ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जेट में भी होगा। द लिस्ट ऑफ जेट सब्जेक्ट इज annexed at appendix 1 and list of subject is post graduate level is annexed at appendix 6। अब इसका सारा डिटेल अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 6 में दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जेट कंडक्ट करवाएगी। ओके, अब इसमें क्लियरली फिर मेंशन किया है कि अगर कोई सब्जेक्ट में चेंजेस किया जाएगा, अगर जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसमें अगर कोई चेंजेस किया जाता है तो वो अपडेट कर दिया जाएगा और उस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पब्लिश कर दिया जाएगा एक नोटिस। नेक्स्ट है कि जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है, एग्ज़ाम जो देने का मीडियम होगा ये बोथ होगा, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, जैसे कि नेट में होता है। लेकिन इसमें एक सावधानी और क्या रखना है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें आपको एग्ज़ाम का लिखना पड़ेगा कि आप किस मोड में एग्ज़ाम, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि द ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट्स वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उस समय आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज। और अगर आप एक बार उसको चूज़ कर लिए ऑप्शंस को तो आप दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जब भी इसका फॉर्म फिल करें तो उस समय आपको सावधानी से फिल करना है। एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं कि अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय हम इंग्लिश डाल दिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो बाद में हिंदी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। वो CBT मोड है तो वहाँ ऑप्शंस चेंज करने के लिए रहता है कंप्यूटर में, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का है, और पहले भी हमने बताया कि जो नेट का सिलेबस है उसी के ऊपर बेस्ड है। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। एक सही क्वेश्चंस करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। अगर आप गलत करते तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर सही करते तो आपका 2 मार्क्स है। एक और इसमें बोला गया है कि अगर कोई क्वेश्चंस मान लेते हैं कि आयोग के द्वारा उस क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया गया है, तो इस केस में क्या होगा कि सभी को उस क्वेश्चंस का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट किसको मिलेगा? तो हुज कैंडिडेट, दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, जो कैंडिडेट उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उसी को उसका बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आयोग के द्वारा। अब जो क्राइटेरिया है सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर कौन से लोग इस जेट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वालिफिकेशन दिया गया है वो यही है कि जो भी कैंडिडेट जो EWS है या अनरिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी के हैं या EWS में हैं, उन लोगों को मास्टर डिग्री में, यानी जो PG है
पोस्ट ग्रेजुएशन है जो एमए है उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें BC1 की, BC2 या ST SC का, तो उन लोगों का एटलीस्ट 50% मार्क्स पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। पहला कंडीशन यही है। देन एक और सेकंड पॉइंट है कि क्या वैसे कैंडिडेट जो अपियरिंग में है, यानी मास्टर डिग्री उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि जो EWS है या फिर जनरल कैटेगरी है, उनको उस एग्ज़ाम में 55% मार्क्स के साथ पास होना होगा। ST SC और OBC को 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। हाँ, एक बात और इसमें बोला गया है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स को 2 साल के अंदर, यहाँ लिख दिया है, विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ जेट रिजल्ट। जेट रिजल्ट के 2 साल के अंदर आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, तब वो आपका वैलिड माना जाएगा। अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि अगर अपियरिंग कैंडिडेट्स 55% और जो 50% का जो क्राइटेरिया है वो फिल नहीं करते हैं, तो उन्हें डिसक्वालीफाइड कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो जो अपियरिंग में है वो भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अब अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। इसमें स्पष्ट लिख दिया है, नो अपर एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ओके, अब ये कितने भी साल के हो गए, इससे कोई मतलब इनको नहीं है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो क्या होगा। तो जब एप्लीकेशन ओपन होगा उस समय आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना है। जैसे जब भी आप अप्लाई करेंगे जेट का फॉर्म, तो उसमें आपको सबसे पहला कि जो आपका 10th बोर्ड का मार्कशीट है या जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो जो 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट है, इससे कैंडिडेट्स का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ को वैलिड माना जाता है, यानी एक वो आईडी प्रूफ का हो गया आपका, एज प्रूफ के लिए। दूसरा क्या है कि आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि बैंक पासबुक आपके पास हो, जिसमें फ़ोटोग्राफ है, या जो पासपोर्ट नंबर है वो, राशन कार्ड होना चाहिए या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या अदर कोई भी अगर सरकारी आईडी कार्ड है तो वो होना चाहिए जिसमें फ़ोटो हो। इसके बाद आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, अब जो क्वालिफाई किए हैं उसका डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट या लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे पीजी कोई पास कर लिए तो पीजी का या एमए का लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विथ पिन, एड्रेस भी इसमें लास्ट में डालना है आपको, अपना मेल भी डालना है। 3 cities ऑफ सेंटर ऑफ चॉइस, आपको यहाँ एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय 3 सेंटर का आपको चूज़ करने के लिए चॉइस दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर के लिए, कि आप कौन कौन से स्थान पे आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद एक और है कोड ऑफ जेट सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का जेट के द्वारा कोड डिसाइड किया गया है। अभी हम बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट का क्या कोड है, तो वो कोड आपको पता होना चाहिए, तभी आप जब फॉर्म भरेंगे वहाँ कोड मांगेगा सब्जेक्ट कोड, तो आपको भरना होगा। अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो वो भी रखना है। जो EWS है, अगर वो अपना दावा करते हैं EWS का, तो उनको भी EWS का सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा। जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको भी वो PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और जो भी इमेजेस है या फोटोग्राफ्स है या सिग्नेचर्स है वो JPG और PDF फॉर्मेट में ही एक्सेप्टेबल होगा। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ एक तरफ आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा और एक तरफ इसका कोड दिया हुआ है। ये सब्जेक्ट और उसका कोड जो है यही आपको वहाँ डालना होगा जब आप एग्ज़ाम फॉर्म
फील करेंगे, ठीक है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी का है तो उसका कोड 07 है, ज्योग्राफी का है 80। यहाँ आप देखेंगे कि जो ज्योग्राफी का कोड है, सब्जेक्ट कोड, ये है आपका 80, ठीक है। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट का अपना अपना कोड दिया हुआ है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ही ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ पता ही नहीं कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, तो ये आप एक बार नोट कर लेंगे और जो बताया जाएगा उसके अनुसार आपको। और जैसा कि नेट के एग्ज़ाम में होता है, जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो नॉर्मलाइजेशन इस एग्ज़ाम में भी होगा, ओके। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख दिया गया है। और एक जो लास्ट बचा है वो है एग्ज़ाम डेट, कि आखिर ये जेट का एग्ज़ाम होगा कब। तो जो जेट का एग्ज़ाम है, ये आयोग के द्वारा जो वेबसाइट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उसके अनुसार ये जो एग्ज़ाम है वो मई से जून के बीच होने की संभावना है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव है इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन मार्च या अप्रैल के बीच इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, इसका जो वेबसाइट है वो। और मार्च अप्रैल में इसका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही भराएगा, मई जून में इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो जो भी पीएचडी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से लग जाएं, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आपकी तैयारी पूरी अच्छी हो सके। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।